हेलो एवरीवन, मैं संगीता एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत है। और आज हमारी ये सीरीज़ है वो आगे से स्टार्ट हो रही है। अभी तक हमने खाली एक टॉपिक पढ़ा है, पारिवारिक आय। पारिवारिक आय का हमने अर्थ देखा, प्रकार देखा और उसके पारिवारिक आय के स्रोत देखे और पारिवारिक आय के साधन देखे। तो पारिवारिक आय हमारा टॉपिक पूरा होता है। अब दूसरा जो टॉपिक इसी टॉपिक के अंतर्गत है आपका बजट। बजट क्या है? बजट का आपको अर्थ पता होना चाहिए। आपको अर्थ देखना है इसका प्रकार देखना है। और हमारे एक अर्थशास्त्री थे एंजिल, इनका हमें क्या करना है, एंजिल के सिद्धांत का हमें पूरा, इन्होंने बजट का सिद्धांत दिया है और इसी सिद्धांत की हमें क्या करनी है, पूरी व्याख्या करनी है कि इनका जो बजट का सिद्धांत था वो क्या था। तो सबसे पहले हम बजट देखेंगे। बजट के अंदर हमने क्या किया, पारिवारिक आय पढ़ी है, पारिवारिक आय देखी। अब बजट बनाएंगे किसका, इसीलिए मैंने आपको पारिवारिक आय है वो पहले पढ़ाई है, क्योंकि परिवार की जो आय है, परिवार की जो आय होती है उसी परिवार की आय को हम अब व्यय करेंगे और वो व्यय ही क्या होता है, हमारा बजट बताता है। तो आय और व्यय का, इसको अगर हम परिभाषित करेंगे तो क्या करेंगे, आय और या व्यय का ब्यौरा, आय और व्यय का ब्यौरा हमारा क्या कहलाता है, बजट कहलाता है, बजट कहलाता है। तो ये हमें इस बजट के अंदर देखना है कि हमारे पास जितनी भी पारिवारिक आय है, उस पारिवारिक आय को हम किस किस के ऊपर कहाँ व्यय करेंगे, उसका जो लिखित हम अपना एक ब्यौरा रखते हैं, लिखित के अंदर उसका कुछ रिकॉर्ड रखते हैं, उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना होता है, बजट का निर्धारण करना होता है। तो इसके लिए जो व्यय होते हैं, व्यय को हम क्या कहते हैं, मदें कहेंगे कि वो मद कौन कौन सी है जिसके ऊपर हम व्यय करेंगे। तो हमारे जो अर्थशास्त्री थे एंजिल, इन्होंने व्यय की 5 मदें बताई है। सबसे पहले हम इनके अकॉर्डिंग ही अपने सिद्धांत को चलाएंगे और उसके बाद हम आपको व्यय के बारे में और आय के बारे में और बजट के सिद्धांतों के बारे में इनकी अलग अलग तरीके से व्याख्या देखेंगे। तो ये एंजिल जो हमारे अर्थशास्त्री थे, इन्होंने व्यय की जो मदें बताई हैं वो कितनी बताई है, 5 बताई है। जैसे आप कहते हो ना कि रोटी कपड़ा और मकान, तो ये हमारी क्या है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो बजट के अंदर इन्होंने पहले इन 3 बातों को रखा है। तो इसके लिए हमें एक सारणी बनानी होगी, उस सारणी के अकॉर्डिंग ही हमें इसके अंदर ये निर्धारित करना होगा। यहाँ पहले कॉलम में लिखेंगे हम मदें। मद हमारी क्या है, सबसे पहला तो है हमारा भोजन। व्यक्ति क्या करेगा, जितना कमाएगा उसका सबसे पहले अपने भोजन के ऊपर व्यय करेगा, भोजन के ऊपर व्यय करेगा, फिर वो आवास के ऊपर व्यय करेगा, आवास पे व्यय करेगा, फिर वस्त्रों के ऊपर व्यय करेगा, ये तो हमारी क्या हो गई, 3 मूलभूत आवश्यकता होगी। इसके बाद वो ईंधन के ऊपर व्यय करेगा, प्रकाश के ऊपर व्यय करेगा और फिर वो शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर व्यय करेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर व्यय करेगा। इस आधार पर हम देखेंगे कि ये हमारी क्या है, भोजन की मदें हैं, जो कि इन्होंने 5 मदों के रूप में हमें बताया है। 5 मद बताई है एंजिल अर्थशास्त्री ने। अब हमारे जो व्यक्तियों की जो हम निर्धारण करते हैं, एक तो सबसे पहले निम्न वर्ग को देखते हैं,
दूसरा मध्यम वर्ग को देखते हैं। चौथा हमारा क्या है, उच्च वर्ग है। निम्न वर्ग, और दूसरा हमारा क्या आ गया, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग। बजट हमेशा 3 आधार पर ही बनाया जाएगा। निम्न वर्ग कितना है, मध्यम वर्ग कितना है, और साथ में हमारा उच्च वर्ग। अब ये जो मध्य है, इसके ऊपर निम्न वर्ग है वो कितना व्यय करेगा भोजन के ऊपर, और मध्यम वर्ग है वो कितना व्यय करेगा, आवास के ऊपर कितना व्यय करेगा, वस्त्र पे कितना करेगा, ईंधन पर कितना करेगा, शिक्षा पर कितना करेगा, और स्वास्थ्य के ऊपर वो कितना व्यय करेगा, इसका हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये बताता है कि जो भोजन है इसके ऊपर निम्न वर्ग है वो 60% व्यय करता है, मध्यम वर्ग है वो हमारा 55% व्यय करता है, और उच्च वर्ग है वो हमारा 50% व्यय करता है। इसके अंदर आप ये चीज़ एक ध्यान से देखते जाना कि ये अर्थशास्त्री क्या कहते हैं। एक कहते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ रही है, निम्न वर्ग की आय मान लो 5,000 रुपये है, मध्यम वर्ग की आय है वो 10,000 रुपये है, और इसकी आय हो सकता है 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है। यानी जैसे जैसे वर्ग के अकॉर्डिंग हमारी आय बढ़ती है, तो भोजन पर किया जाने वाला व्यय क्या है, प्रतिशत व्यय है वो घट रहा है, घट रहा है। आप इस चीज को ध्यान से देखना कि जो भोजन के ऊपर व्यय है, निम्न वर्ग का व्यय है वो सर्वाधिक होता है। ये तो आप मान के ही चलना। अगर आपको बजट भी बना के आपसे पूछा जाए कि इसके ऊपर व्यक्ति कितना व्यय कर रहा है, तो इसके अंदर आपको ये ध्यान देना होगा कि भोजन के ऊपर जो व्यय है वो कम से कम 50% माना गया। जितनी भी हमारी आय होती है उस आय का हम 50% भाग है वो भोजन के ऊपर व्यय को करते हैं। जैसे जैसे आय हमारी बढ़ रही है, हमारा भोजन का व्यय है वो घट रहा है। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि जो हमारा आवास है, उस आवास के ऊपर जो व्यय है इन्होंने निर्धारित कर रखा है कि चाहे निम्न वर्ग हो चाहे उच्च वर्ग हो, तीनों ही वर्ग के ऊपर हमारा जो प्रतिशत व्यय है वो समान है। यानी इसके ऊपर किसी भी आय वर्ग का कम या ज़्यादा नहीं होता, स्थिर माना गया है। इसको हम क्या दिखाएंगे, स्थिर दिखाएंगे। वस्त्रों के ऊपर व्यय है वो 18% व्यय कर रहा है, निम्न वर्ग भी, मध्यम वर्ग भी और उच्च वर्ग भी, तीनों वर्ग इसमें भी हमारा प्रतिशत व्यय है वो स्थिर बताया है। ये खाली एंजिल अर्थशास्त्री ने बताया है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये किन्होंने बताया है, ये एंजिल ने बताया है। एंजिल का जो उपभोग नियम है उनके अकॉर्डिंग इन्होंने एंजिल के ये बजट का निर्धारण किया है। अब हमारा ईंधन प्रकाश है, ईंधन प्रकाश के ऊपर व्यय भी हमारा क्या है, स्थिर है। इन्होंने इसके ऊपर भी 5% व्यय है वो हमारा स्थिर बताया है कि चाहे निम्न वर्ग हो चाहे उच्च वर्ग हो, भोजन वस्त्र के ऊपर भोजन पे घट रहा है, आवास वस्त्र और प्रकाश के ऊपर व्यय है वो हमारा एक समान दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर व्यय है वो हमारा जैसे जैसे हमारी आय बढ़ रही है इनके ऊपर होने वाला व्यय है 5, 10, 15, यानी आय बढ़ने के साथ साथ ये भी हमारा बढ़ रहा है। प्रतिशत व्यय बढ़ रहा है। ठीक है, आपने ये देखा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है अब ये मैं आपको बताती हूँ। शिक्षा स्वास्थ्य दोनों ही एक ऐसे फैक्टर हैं कि जितनी आपकी आय होगी उसी के अकॉर्डिंग हम अपने बच्चों को शिक्षित कराने के साधनों का प्रयोग करेंगे। अगर वो निम्न आय वर्ग में आता है तो हम बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर डालेंगे। अगर उसकी आय ज़्यादा है तो वो मध्यम तरीके की प्राइवेट स्कूल के अंदर बच्चों को डालेंगे। अगर आय आपकी
बहुत ज़्यादा अधिक है और हाई फाई सोसाइटी के हैं तो वो अच्छी स्कूलों के अंदर डालेंगे। तो ये हमारी आय के साथ साथ क्या है, इनका व्यय है हमारा बढ़ता जा रहा है। और इसके अंदर ये हो रहा है कि निम्न वर्ग की आय कम होने के कारण वो बड़ा हिस्सा है वो अपना भोजन के ऊपर ही व्यय कर देते हैं, और जितनी ज़्यादा आय होगी ये हमारा भोजन पे होने वाला व्यय प्रतिशत है वो घटेगा। तो अब आप इनको जोड़ोगे, प्रतिशत व्यय है आपका, इन सबका टोटल क्या है वो 100 आना चाहिए। इन सबका व्यय है वो 100 आना चाहिए। अगर आपको बजट सही तरीके से बनाना है तो आपको ये चीज़ें जो आप इसके अंदर निर्धारित कर रहे हो ये सारी आपकी 100 आएगी। और इसके अंदर इस सिद्धांत की एक आलोचना की गई है, वो की गई है बचत के आधार पर। ये भी पूछा जा सकता है कि एंजिल के सिद्धांत की जो कमी थी वो क्या थी, जो प्रश्न पूछा जाता है इसके ऊपर। और कई बार पूछा भी जा सकता है कि ये बजट का सिद्धांत है किसने दिया है, तो एंजिल ने दिया है। और बजट के सिद्धांत के अंदर कमी क्या रही है, तो इनके सिद्धांत के अंदर कमी रही है वो बचत की रही है, क्योंकि इन्होंने जितनी आय हमारी उत्पादित की है उतना का उतना उन्होंने व्यय कर दिया है। आप ये देख रहे हो, भोजन, वस्त्र, आवास, ईंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन 5 मदों को ही इन्होंने शामिल किया है और इन 5 मदों के ऊपर ही इन्होंने अपना सारा व्यय किया है। यानी जितनी इनकी आय थी उतना का उतना इन्होंने क्या कर दिया, व्यय कर दिया। बचत का इन्होंने कहीं पे भी कोई स्थान नहीं रखा है। तो इसका मतलब जो भविष्य में हमारे जो अचानक खर्चे आने वाले हैं उन खर्चों के लिए इन्होंने किसी भी प्रकार का कोई स्थान नहीं रखा अपने बजट में, इसलिए इनके बजट के अंदर ये सबसे ज़्यादा कमी मानी गई है। तो आप इस सारणी को नोट कर लीजिए, ये सारणी आपके बहुत काम आने वाली है। इस सारणी के ऊपर कई बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि भोजन के ऊपर निम्न वर्ग कितना व्यय कर रहा है या उच्च वर्ग है वो कितना प्रतिशत अपना व्यय कर रहा है, या वस्त्र है वो निम्न वस्त्र के ऊपर कौन सा वर्ग है वो कितने प्रतिशत व्यय कर रहा है, या शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर व्यय है वो प्रतिशत व्यय कितना है, किस तरीके से है। ये इसके ऊपर इस इंडेक्स के ऊपर से आपके कई प्रश्न है वो पूछे जाते हैं हर बार। अब मैं आपको बताती हूँ कि बजट के प्रकार क्या है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि ये किसने दिया है और इनके सिद्धांत के अंदर क्या क्या मदें हैं और किन किन मदों को इन्होंने अच्छे तरीके से व्यय करने का प्रयास किया है। आपको बजट का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बजट किसका बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है। बजट बनाने का अर्थ ही यही है कि हमारी जितनी आय है उतने के अंदर हमारा जो पारिवारिक खर्च है वो पूरा का पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और उसके अंदर व्यवस्थित हो जाए। इसीलिए हम कहते हैं ना कि जितनी हमारी चद्दर है उतने ही हमें पैर पसारने चाहिए। तो ये बजट उसी का ही उदाहरण है। जितनी हमारी आय है उसी सीमित आय के अंतर्गत हमें अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना है, ताकि हम अपने बजट को अच्छे तरीके से पूरे महीने की जो इनकम आती है उसी इनकम के अंतर्गत हमें अपना व्यवस्थित कार्य हम अच्छे तरीके से संपन्न कर सकते हैं। अब हमारे आते हैं बजट के प्रकार। इन सबको आपको ध्यान से देखना है। बजट के प्रकार, बजट के मुख्य 3 प्रकार हैं। पहला बजट, दूसरा, ये तीसरा। पहला बजट को हम कहेंगे बचत का बजट, दूसरा कहेंगे संतुलित बजट, तीसरा कहेंगे घाटे का बजट। 3 प्रकार है ये हमारे बजट के। बचत का बजट, बचत भी बताऊंगी, अभी आपको विनियोग वाला टॉपिक बताऊंगी, तब बताऊंगी कि ये बचत का क्या कार्य होता है और बचत किस तरीके से वो अपनी, इसको आप एक परिभाषा के तौर पे देख भी सकते हो कि जितनी आय का एक भाग तो हमने क्या किया, उपभोग
व्यय कर लिया, उपभोग पे व्यय कर लिया। और दूसरा जो भाग है, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि आय में से हमने उपभोग कर लिया, उपभोग व्यय को घटा देते हैं तो हमारा क्या बच जाता है, बचत बच जाती है। यानी जितनी आय है उसको हमें पूरा व्यय नहीं करना है, और उसमें से आप उपभोग व्यय करने के बाद में आपके पास जो शेष रहेगा वो क्या कहलाएगी, आपकी बचत कहलाएगी। इसी तरीके से आपको ये बचत निवेश वाले टॉपिक में बताऊंगी बचत क्या होती है। अब आपको ये बचत का बजट देखना है। अब आप इसको इस तरीके से बता सकते हो कि आपकी जितनी आय है, आय में से आपने उपभोग व्यय कर लिया, यानी जितनी आपकी आपको डेटा के अकॉर्डिंग बताती हूँ, आय कितनी है आपकी, मान लो 5,000 रुपये है, और आपने व्यय कितना किया है, 4,000 रुपये का व्यय किया है, तो आपके पास बचत कितनी बच गई, 1,000 रुपये बच गई बचत। ठीक है, बचत क्या हो गई, तो इसका मतलब आपका ये क्या बना है, बचत का बजट बना है। यानी जितनी आपकी आय है उस आय को आप पूरा न व्यय करके उसमें से कुछ प्रतिशत भाग है, आप 5% बचा सकते हो, 10% बचा सकते हो, जितना आपकी आय होगी उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी बचत है वो निर्धारित होती है। यानी आय को पूरा उपभोग व्यय के ऊपर न करके उसका एक हिस्सा है वो हम बचा के रखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, बचत का बजट कहते हैं। और ये बचत का बजट ही है सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया है, क्योंकि बजट वही अच्छा होगा जिसके अंदर आप बचत कर पाओगे, जिसमें हम अपने भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, या अपने दीर्घकालीन लक्ष्य जो हमने निर्धारित किए हैं, जैसे मकान बनाना है, बच्चों की शादी करना है, बच्चों की पढ़ाई करना है, तो ये सब हमारे दीर्घकालीन लक्ष्य आते हैं। इसके अंदर ये भी पूछा जाता है कि बचत करना क्यों आवश्यक है, बचत क्यों करनी चाहिए, तो ये बचत का बजट वही होता है जिसके अंदर हम अपनी भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपनी आय का एक हिस्सा हम बचाने का प्रयास करते हैं, और उसी को ही हम क्या कहते हैं, बचत का बजट कहते हैं। दूसरा हमारा संतुलित बजट है, यानी जितनी आपकी आय थी उतना का उतना आपने क्या कर दिया, व्यय कर दिया, दोनों बराबर है, आय और व्यय, तो वो आपका क्या कहलाएगा, संतुलित बजट कहलाएगा। जैसे 5,000 रुपये आपकी आय है और 5,000 आपने क्या कर दिया, व्यय कर दिया, तो आपके पास बचत क्या बची, कुछ नहीं बची, यानी जितनी आय थी उतना ही आपने व्यय कर दिया, तो आपकी आय क्या हो गई, बचत क्या हो गई, शून्य हो गई, तो ये आपका संतुलित बजट कहलाएगा। ठीक है, अब घाटे का बजट क्या होता है, घाटे का आप नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, घाटा लग रहा, यानी आय तो आपकी कितनी है, 5,000 रुपये है, और आपने व्यय कितना कर दिया, 6,000 रुपये कर दिया, तो 1,000 आपको क्या करना पड़ेगा, ऋण की आवश्यकता पड़ेगी, और ऋण लेना पड़ेगा, तो ये आपका क्या हुआ, घाटा हुआ। यानी आपको किसी व्यक्ति से उधार लेकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, तो आप भविष्य की आवश्यकताओं को किस तरीके से पूरा कर पाओगे। तो ये इस तरीके से हमारे हैं, ये बजट के 3 प्रकार हैं। इनके अंदर यही पूछा जाता है कि बचत का बजट क्या होता है या संतुलित बजट क्या होता है। इसमें उदाहरण दे दिया जाता है कि आपकी आय इतनी है और आपका व्यय इतना है, तो आपको क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, कौन सा बजट बन रहा है। तो आपका ये कहा जाएगा कि बजट है वो 3 प्रकार के होते हैं, और तीनों में जो सर्वश्रेष्ठ बजट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, बचत का बजट कहलाता है। अब हम एक एक करके इस बजट की मदें देखेंगे कि मदें क्या होती हैं और इन मदों को हमें किस तरीके से निर्धारण करना होता है। तो इन मदों के ऊपर हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। बजट की मदों का मतलब यही है कि जो हम अपनी आय को जिन जिन चीज़ों के ऊपर व्यय कर रहे हैं वो सारी हमारी क्या कहलाएगी, मदें कहलाएगी। जैसे भोजन है सबसे पहले, क्योंकि भोजन ही हमारी
सर्वप्रथम आवश्यकता होती है। अभी मैंने आपको ये भी बताया है कि कम से कम हमारे भोजन के ऊपर होने वाला व्यय है वो 50% होता है। चाहे वो निम्न वर्ग हो, चाहे वो उच्च वर्ग हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, किसी भी तरीके का वर्ग हो, उसके अंदर 50% है हमारा भोजन के ऊपर व्यय होगा। दूसरा हमारा वस्त्र आ जाएगा, दूसरी मद क्या आएगी, वस्त्र आ जाएगी। तीसरा हमारा आवास आ जाएगा। चौथा हमारा स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, इन सब के ऊपर व्यय होगा। ईंधन के ऊपर, प्रकाश के ऊपर, ईंधन प्रकाश यानी 1 मद, 2 मद, 3 मद, 4 मद, 5 मद और ये 6 मद। एक हम अन्य व्यय रख सकते हैं जिसके अंदर हमारे किसी भी तरीके के व्यय है वो आ जाएंगे। और साथ में जो 8वां आपका लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा बचत। यानी अच्छा बजट वही होगा जिसके अंदर आपका बचत का टॉपिक है वो निर्धारित होगा। ऐसा हम किसी भी तरीके का कोई बजट नहीं बनाएंगे जिसके अंदर बचत ना हो। यानी बचत का स्टेप है वो आपको सबसे महत्वपूर्ण माना गया है और सबसे पहले उसको देना आवश्यक है कि ऐसा बजट जिसके अंदर बचत ना हो वो तो एंजिल का कहलाता है। एंजिल के सिद्धांत की आलोचना करने का मेन मकसद भी यही रहा था क्योंकि उन्होंने बचत के बारे में कुछ नहीं बताया था। इसीलिए इस बजट की क्या होती है, आलोचना की जाती है। और ये बजट है वो बचत के ऊपर ही निर्धारित होगा जिससे हम अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। दीर्घकालीन लक्ष्यों का निर्धारण है वो इसी बजट के माध्यम से पूरा किया जाता है। अब इसका जो मेन पर्पस है वो ये आप मदें आप लिख सकते हो कि मदें हमारी कौन कौन सी है। इन मदों को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे बजट बनाते समय। अब आपको बजट बनाने का तरीका बताती हूँ कि बजट बनाने के लिए आपको एक इनकम दी जाती है कि अगर आपके परिवार की आय है वो 50,000 रुपये है तो इसका आप एक बचत का बजट तैयार कीजिए। बचत का बजट इस तरीके से आपको तैयार करना होता है। बजट निर्माण करने की भी प्रक्रिया आपके सिलेबस में दे रखी है तो वो बजट निर्माण करने का टॉपिक है। कल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। आज के लिए इतना ही। आप इनमें से अगर कोई समस्या हो, कुछ समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि मुझे इसके बारे में पता लग सके कि मेरा टॉपिक है वो बच्चों के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ये जो टॉपिक है हमारा वो फाइनल ईयर में भी चलता है। अगर कोई फाइनल ईयर की स्टूडेंट है वो देखना चाहती है तो उनके सिलेबस में भी ये टॉपिक है पूरा का पूरा है तो वो भी इसको ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड की भी वैकेंसी आ गई है तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी आपका ये टॉपिक है वो पूरा चलेगा, इसलिए आप उसके अंदर भी इस टॉपिक को देख सकते हो। ऑल द बेस्ट।